He remained in touch with the Come when we shall redeem our faith, not only for in मेरा नाम हरीश कुमार है और कौटिल्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चरों में हम क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले हमने एक आदर्श पाठ्यक्रम देखा था मध्यकालीन भारत का। मैंने 9 यूनिट में उस पाठ्यक्रम को विभाजित किया था और अभी हम जो संपूर्ण मध्यकाल की रूपरेखा को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम संपूर्ण मध्यकाल की रूपरेखा को समाप्त करेंगे और फिर अगले लेक्चर से हम इसका विस्तार में जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम आए, भारत को लूटा, चले गए। महमूद गजनबी आए, भारत को लूटा, चले गए। मोहम्मद गौरी आए, लूटा, चले गए, परंतु जाते समय अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जो क्षेत्र उन्होंने जीते थे उनका प्रशासन वो सौंप गए। अब देखिए, फिर उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। मैं क्या वो कह रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। अब हम इनको जानते हैं कि वो 5 वंश कौन कौन से हैं। दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे मैंने वंश लिखा है, यहाँ समय लिखा है और यहाँ सुल्तान लिखे हैं। कौन कौन से सुल्तान? पहला जो वंश था वो दास वंश या मामूलक वंश या इलवरी वंश या प्रारंभिक तुर्क, ये पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का। इसको दास वंश, यहाँ गुलाम वंश भी इसको बोलते हैं, गुलाम वंश भी बोलते हैं। इसका जो समय है 1206 से 1290 एडी और इन्होंने जो शासन किया लगभग 84 वर्ष। कौन कौन से सुल्तान इसमें हुए हैं? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, प्रथम इलवरी वंश, बलबन, कैकवात, क्यूमस, द्वितीय इलवरी वंश। इसका अंतर समझिए। देखिए, इन सारे जो शासक हैं इनको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो ध्यान देना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक पर देना है, ध्यान देना है इल्तुतमिश पर देना है, ध्यान देना है रजिया सुल्तान पर और ध्यान देना है बलबन पर। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, प्रथम इलवरी वंश और ये द्वितीय इलवरी वंश। ये क्या है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका पुत्र या पौत्र ही राजा बन रहे हैं, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र या पौत्र राजा बन रहे हैं, चाहे वो आराम शाह हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे रुकनुद्दीन फिरोज हो, चाहे उसकी बेटी रजिया सुल्तान हो, चाहे बहराम शाह हो। अर्थात इसका जो संबंध है कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश से है। यहाँ पर बलबन एक नया व्यक्ति आता है और वह सुल्तान के पद पर बैठता है और बलबन के बाद कैकवात, क्यूमर्स आदि बैठते हैं, इसलिए इसको द्वितीय इलवरी वंश कहा गया है। चलिए, दास वंश के बाद जो दूसरा जो वंश आता है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है 1290 से 1320 है और यह लगभग 30 वर्ष है। इसमें जो महत्वपूर्ण सुल्तान होते हैं, पहला है जलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मुबारक शाह खिलजी। इसको ध्यान रखने के लिए, मतलब खिलजी वंश के शासकों को ध्यान रखने के लिए एक हिंट भी बनाई है मैंने, जेम। एक जेम, जे से है जलाउद्दीन खिलजी, ए से है अलाउद्दीन खिलजी और एम से है मुबारक शाह खिलजी। तो आप देखिए, दूसरा जो वंश है खिलजी वंश, ये इतने टाइम पीरियड से है और आप अगर जेम याद रखेंगे तो आप यहाँ के इनके शासकों को ध्यान रखेंगे। पहला जलाउद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मुबारक शाह खिलजी। चलिए, अब हम देखते हैं तीसरा वंश। दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश तीसरा वंश है और इसका जो टाइम पीरियड है
टाइम पीरियड है 1320 से 1400 एडी, अर्थात 94 वर्ष लगभग इन्होंने शासन किया। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सुल्तान हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसको याद रखने के लिए एक हिंट बनाइए, JMF नहीं है, ए है, जो हिंट है वो है GMF। इसको संशोधित कर लें। जी का अर्थ है गयासुद्दीन तुगलक, M का अर्थ है मोहम्मद बिन तुगलक और F का अर्थ है फिरोज शाह तुगलक। इस हिंट को थोड़ा सा सुधार लें, GMF। था सैयद वंश है 14 से 1491 और 51 सॉरी, इसका कार्यकाल लगभग 37 वर्ष रहा। और हमें यहाँ सिर्फ खिज खां को ध्यान रखना है, ये संस्थापक हैं सैयद वंश के। और पांचवा जो अंतिम वंश आता है लोदी वंश, और लोदी वंश का जो कार्यकाल है 1451 से 1526 एडी, और इसका कार्यकाल लगभग 75 वर्ष रहा है। और यहाँ पर जो प्रमुख शासक हैं वो हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इसको याद रखने के लिए मैंने एक हिंट बनाई है, बहलोल लोदी ये हैं, सिकंदर लोदी दूसरे नंबर पर और इब्राहिम लोदी तीसरे नंबर पर। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अब आप उसको समझिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रश्न एक, वंशों का क्रम, अर्थात जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश है, उनको क्रम से जमाने के लिए आपको पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लंबा शासन किसका रहा। आप बता पाएंगे, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, बता पाएंगे, जमा पाएंगे? नहीं जमा पाएंगे, थोड़ी देर से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन तीसरा पूछा जाएगा आपसे, सबसे कम शासन किस वंश का था, अर्थात किस वंश का, खिलजी वंश का या तुगलक वंश का या लोदी वंश का, किसका शासन सबसे कम था। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा जाएगा, सर्वाधिक लंबा शासन, यानी सर्वाधिक लंबा शासक या शासक, यहाँ कर लीजिए शासन हो गया है, अर्थात किस राजा का था, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्रश्न 5 में पूछा जाएगा, प्रथम अफगान वंश कौन सा था। जैसे देखिए पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पूछा था कि मुगलों ने सत्ता किससे प्राप्त की, तो भाई अफगानों से प्राप्त की। लोदी अफगान हुआ करते थे और बाकी तुर्क हुआ करते थे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद ये तुर्क थे और लोदी अफगान थे। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आएगा, मुगलों ने सत्ता किससे प्राप्त की। मुगलों ने सत्ता लोदियों से प्राप्त की, ये आप समझ रहे होंगे। प्रश्न 7 है, सर्वाधिक रूढ़िवादी शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन आएगा, द्वितीय अफगान वंश कौन है। पहला तो मैंने बता दिया कि लोदी प्रथम अफगान वंश है, तो द्वितीय अफगान वंश कौन है ये आप जानते रहिए। अब देखिए, ये तो मैंने बताए हैं कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, और भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, परंतु हम जो क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर हम सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन ऐसे क्यों आते हैं। चलो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, वंशों का क्रम। वंशों का क्रम पूछा जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पर 3 उसको क्रम को ध्यान रखने के लिए 3 मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं। मैं जैसे ध्यान रखता था वैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप कोई और तरीके से ध्यान रख सकते हैं तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए IKTSL या डी के यहाँ आर नहीं टी होना चाहिए, DKTSL। देखिए डी में दास वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोदी वंश। IKTSL में आई से इलवरी वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोदी वंश। अगर यह भी ना समझ में आए तो एक फॉर्मूला है गुण खा तसले में। क्या फॉर्मूला है? गुण खा तसले में। अब देखिए इसको कैसे बनेगा, गा से बनेगा गुलाम वंश, खा से बनेगा खिलजी,
ता से बनेगा तुगलक, तुगलक, और सा से बनेगा सैयद, और ला से बनेगा लोदी वंश। तो वंशों का क्रम यदि आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। गुड़ खा तसले में, गा से गुलाम, खा से खिलजी, ता से तुगलक, सा से सैयद और ला से लोदी। ये तो वंशों का क्रम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर दूसरा था हमारा, सर्वाधिक लंबा शासन किसका रहा? सर्वाधिक लंबा शासन देखिए, डी के TSL में डी से दास, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोदी। के यहाँ पर है मिनिमम, के का अर्थ है मिनिमम अर्थात खिलजियों का शासन सबसे कम, और टी का अर्थ है मैक्सिमम अर्थात तुगलकों का शासन सबसे ज्यादा। खिलजियों ने लगभग 30 वर्ष शासन किया और तुगलकों ने लगभग 94 ईयर शासन किया। तो आप ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक लंबा शासन डी के TSL में, के से मिनिमम और टी से मैक्सिमम। के से मिनिमम में 30 ईयर और टी से जो मैक्सिमम तुगलक वंश 94 ईयर। आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न 3, सबसे कम शासन, सबसे कम शासन किस वंश का? तो मैंने आपको बताया था के से मिनिमम यानी खिलजियों का शासन सबसे कम, ये लगभग 30 वर्ष रहा है। और सर्वाधिक लंबा शासक, शासन नहीं शासक होना चाहिए अर्थात राजा, तो मैं आपको बता दूं लोदियों में बहलोल लोदी ने लगभग 38 वर्ष शासन किया था। लोदियों को ध्यान रखने के लिए, लोदी वंश को ध्यान रखने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था BSI, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो लगभग 38 वर्ष तक बहलोल लोदी का शासन था। चलिए, अब क्वेश्चन आ जाएगा प्रथम अफगान वंश। देखिए, प्रथम अफगान वंश कौन सा था? तो आंसर है लोदी वंश। इसको आप समझ लीजिए, किताबों में नहीं मिलता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहले को DKTSL अर्थात दास वंश या गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, के से खिलजी वंश, तीसरा टी से तुगलक वंश, चौथा एस से सैयद वंश और 5वां एल से लोदी वंश। एक सिंबॉलिक रूप में मैंने लिखा है। अब देखिए, ये चारों कौन थे? ये 4 मतलब सैयद, तुगलक, खिलजी, डी, ये तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों में 4 वंश यानी दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश थे तुर्क। परंतु जो लोदी वंश था, 5वां जो वंश था लोदी वंश, ये थे अफगान। कौन थे? अफगान थे। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रथम अफगान वंश कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो आप बताएंगे लोदी वंश था। और क्वेश्चन आ जाए मुगलों ने किससे सत्ता प्राप्त की, तो तुर्कों से नहीं की, अफगानों से प्राप्त की। देखिए, क्वेश्चन लिखा भी है, क्वेश्चन है कि मुगलों ने सत्ता किससे प्राप्त की। तो मुगलों ने सत्ता किससे प्राप्त की? लोदी वंश से, अफगानों से सत्ता प्राप्त की। इस बात को आप जानते रहिएगा कि मुगलों ने सत्ता अफगानों से प्राप्त की। देखिए, अफगान थे। और 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। मैं बता रहा था आपको कि सर्वाधिक रूढ़िवादी शासक कौन था। तो सर्वाधिक रूढ़िवादी शासक फिरोज शाह तुगलक थे। क्योंकि इसलिए थे क्योंकि ब्राह्मणों पर इन्होंने जजिया कर लगाया, इस कारण से ये सर्वाधिक रूढ़िवादी शासक थे। हम आगे पढ़ेंगे, पहले अभी हम संक्षिप्त में संपूर्ण मध्यकाल की रूपरेखा को पढ़ रहे हैं। अगर फिर पूछा जाए कि द्वितीय अफगान वंश कौन था, मैं क्या कह रहा हूं, यदि पूछा जाए द्वितीय अफगान वंश कौन था, तो आप बताएंगे सर द्वितीय अफगान वंश सूरी वंश था, अर्थात शेर शाह सूरी जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, हाँ, उनका वंश सूरी वंश द्वितीय अफगान वंश था। इसको समझ लीजिए, द्वितीय अफगान वंश क्यों कहते हैं। आपको पता होगा कि 1526 में बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई।
1526 में बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। जब बाबर की मृत्यु हुई तो हुमायूं गद्दी पर बैठा और लगभग 1540 से 1540 के आसपास शेर शाह सूरी द्वारा सूरी वंश की स्थापना की गई, अर्थात हुमायूं को पराजित किया गया और शेर शाह सूरी और उसका वंशज द्वितीय अफगान वंश थे। जानते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा द्वितीय अफगान वंश किसका था, तो शेर शाह सूरी का था द्वितीय अफगान वंश। देखिए, एक आपको बताऊं कि मुगल काल जो अफगान दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुगल काल आता है, मुगल काल कैसे कैसे आ रहा है, जरा हम इसको समझने की कोशिश करें कि मुगल काल में कौन कौन वंशज हैं। देखिए, मैंने आपको मुगल काल के राजाओं को पढ़ने के लिए एक शब्द बताया था। मैंने बताया था मुगल काल, बेसिकली मुगल काल के राजाओं को पढ़ने के लिए बताया था BHAJ, भज सब। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह। प्रथम, मुगल काल के जो शासक हैं उनको जानने के लिए आप एक शब्द ध्यान रखिए, भज सब। बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह। ये बहादुर शाह जो हैं उत्तर मुगल काल के पहले शासक हैं। चलिए यहां देखते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था मुगल काल 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपनी सत्ता स्थापित की। तो 1526 से लेके 1707 है औरंगजेब की मृत्यु का काल। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और 1707 से 1857-58 तक क्या चला। 1857 की क्रांति थी। उस युद्ध में बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। यहां तक मुगल काल चलता है। अब जो 1526 से 1707 तक है इसको मुगल काल कहते हैं और 1707 से 1857-58 तक के काल को उत्तर मुगल काल कहते हैं। अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के बाद का काल जो कि 1857 तक चलता है उत्तर मुगल काल कहते हैं। अब देखिए, मैंने भज सब बताया है। बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह। यानी कि 1526 से 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक का काल मुगल काल और 1707 से 1857-58 और अंतिम बादशाह कब तक रहे 1862 में, ये रंगून में इनकी मृत्यु हुई बहादुर शाह जफर की। तो आप ध्यान रखिएगा, मुगल काल को हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, यानी 1526 से 1707 मुगल काल औरंगजेब की मृत्यु तक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल बहादुर शाह जफर तक। चलिए
अब हम थोड़ा सा इस्लाम को जानते हैं, यानी मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद साहब के बारे में देखिए, मोहम्मद साहब जैसे मैंने ये जो नक्शा बनाया है, ये वाला नक्शा आप देख रहे होंगे, ये नक्शा जो है सऊदी अरब का है। नक्शा सऊदी अरब में एक जगह है जिसको कहते हैं मक्का। देखिए यहाँ पर यमन है, ओमान है और भी चीजें हैं। मक्का में क्या हुआ, मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और जन्म हुआ 570 एडी में। जब मक्का में मोहम्मद साहब के दुश्मन हो गए, अर्थात इनको खतरा लगने लगा मोहम्मद साहब को अपने दुश्मनों से, तो ये पलायन कर गए। मक्का से कहाँ पलायन कर गए, देखिए मैंने ये मदीना आ गए। मक्का से मदीना आ गए मोहम्मद साहब, और मदीना आए 1622 एडी में। मक्का से जब मदीना आए तो इसको कहते हैं हिजरत कहते हैं। मक्का से मदीना आना इस्लामी कैलेंडर हिजरत कहा जाता है। देखिए आगे जाके मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 एडी में। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे मक्का में। क्वेश्चन आएगा मक्का से मोहम्मद साहब मदीना क्यों गए, तो आप बताएंगे कि सर उनके दुश्मन हो गए थे मक्का से। और क्वेश्चन आएगा मक्का से जब मदीना की ओर गए तो इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसको हिजरत कहा जाता है, और 622 एडी में गए। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, लगभग 632 एडी में हुई, ये जानते रहिए। और यह सऊदी अरब में है मक्का मदीना। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि 610 के आसपास मोहम्मद साहब को इस्लाम के देवदूत का ज्ञान प्राप्त हुआ। 610 के आसपास मोहम्मद साहब को इस्लाम के देवदूत का ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः इस्लाम 610 एडी के आसपास स्थापित हुआ। जब मोहम्मद साहब को इस्लाम के देवदूत का ज्ञान प्राप्त हुआ तो 610 के आसपास इस्लाम स्थापित हुआ। और अगर क्वेश्चन आए सबसे नवीनतम धर्म है, सबसे नवीनतम धर्म है, तो आप टिक करेंगे इस्लाम सबसे नवीनतम धर्म है। 610 एडी के आसपास इस्लाम का गठन हुआ और यही सबसे नवीनतम धर्म है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा था वो इस्लाम के बारे में जानकारी थी, कि इस्लाम की संक्षिप्त जानकारी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ, आप बताएंगे मक्का में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद साहब जो मक्का से मदीना गए उसको क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सर उसको हिजरत कहते हैं। मोहम्मद साहब से जब मक्का से मदीना गए तो इसको हिजरत बोलते हैं। और कब गए, 622 एडी में। आपसे क्वेश्चन आएगा मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो आप बताएंगे 632 एडी में। अब मोहम्मद साहब को इस्लाम के देवदूत का ज्ञान कब प्राप्त हुआ, 610, अर्थात 610 के आसपास इस्लाम धर्म का गठन हो रहा है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे नवीन धर्म विश्व का कौन सा है, तो आप बताएंगे इस्लाम सबसे नवीन धर्म है। मैंने आज मध्यकालीन जो भारत है, जो मध्यकालीन इतिहास है, उसकी एक संपूर्ण रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।